अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा मौज़ू जो है वो है एक्सप्रेस एंट्री या फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम और क्योंकि अभी जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो इसके बारे में काफ़ी बातचीत चल रही है स्किल वर्कर प्रोग्राम के बारे में, तो मैंने सोचा कि ये मौज़ू मेरे लिए बहुत मुनासिब रहेगा आप तक मालूमात पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है, एक्सप्रेस एंट्री जिसका नाम दिया गया है, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, बल्कि जनवरी 2015 में फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम जो था, उसकी तमाम एप्लीकेशंस जो थीं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकल एक जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसका नाम एक्सप्रेस एंट्री दिया गया, उसमें तमाम पीआर की एप्लीकेशन जिसमें 4 तरह की दरख्वास्तें शामिल हैं। एक तो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है, दूसरा फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर प्रोग्राम है, फिर कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। तो ये चारों के चारों जो प्रोग्राम्स एंट्री के ज़रिए ही मैनेज किए जाते हैं। तो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के बारे में आज हम सिर्फ बात करेंगे, बकिया जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आइंदा प्रोग्राम में ज़रूर डिटेल में और तफसील से बात करेंगे। आज का जो मेरा मौज़ू है ख़ास, वो है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, ठीक है? और ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है, ठीक है? तो पहले क्या होता था कि आप के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे 67 पॉइंट्स है, आपके 67 पॉइंट्स हुए, एज के, आपके इंग्लिश के पॉइंट्स तो बल्कि होते भी नहीं थे, ये होता था कि आपकी इंग्लिश किस लेवल पर है, राइट? तो आपके काम का तजर्बा वगैरह, तो फिर पेपर एप्लीकेशन जाती थी। 2015 जनवरी से ये एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम ने कायम किया, जिसकी रूह से तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, वो एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया जाता है। अगर आप खुद से कर रहे हैं, तो आप अपना पोर्टल या जीसी की है, वो आप सीआईसी की वेबसाइट पर जाकर आप खोल सकते हैं, खुद से भी अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी को रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप चाहें कि किसी लॉयर को या किसी कंसल्टेंट को आप हायर कर रहे हैं, तो फिर वो अपने पोर्टल से आपकी एप्लीकेशन जो है, उसमें पूल में एंटर करता है, ठीक है? तो सबसे पहले जो एंटर करने के लिए अहम चीज़ जो है, वो ये है कि हमारे पास जब भी कोई आता है, मोस्टली लोग अपने रिश्तेदारों के लिए आते हैं। ज़ाहिर है, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, अदर दैन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एप्लीकेंट जो कि एज़ ए स्टूडेंट या वर्कर यहाँ पर आते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही, मैं फॉरेन नेशनल्स की बात कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले उनको एक हमारे पास क्वेश्चनेयर है, वो मैं उनको भेजती हूँ और उसमें वो तमाम अपनी चीज़ें दाखिल करते हैं, अपनी उम्र, अपनी तालीम, काम का तजर्बा, गुज़िश्ता 10 सालों में, 10 साल से पहले नहीं, क्योंकि वो फिर एलिजिबल नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें और उनके रिश्तेदार अगर कनाडा में हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स अगर डाउन द रोड आपकी फैमिली के हिसाब से अगर 4 हैं, तो कितने फंड्स चाहिए, प्रूफ ऑफ यहाँ पे सेटलमेंट के, वो तमाम चीज़ें, अंग्रेज़ी का स्कोर, चाहे वो आइल्स का हो, चाहे वो सेल्फ-पिप का हो, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं और फिर देखते हैं कि उनको जो नेशनल ऑक्यूपेशन है, कनाडा की जो एक लिस्ट है, एनओसी कहलाती है, नॉक, उसका उनका कौन-सा नंबर दिया जा रहा है, ओ में आ रहे हैं या ए में आ रहे हैं या बी में आ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों में अगर होते हैं, तभी वो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में आते हैं। बकिया अगर जो इससे लोअर में आते हैं, तो हम आइंदा प्रोग्राम में बताएँगे फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर में कैसे आ सकते हैं या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, ठीक है? आज की जो बात हो रही है, सिर्फ़ स्किल वर्कर एप्लीकेंट्स की हो रही है। तो हम का सबसे पहले जब हमारे पास ये तमाम मालूमात आ जाती है, जो कि कभी-कभार हम ज़ूम की मीटिंग भी कर लेते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स से कहते हैं हम ये क्वेश्चनेयर में टाइम क्यों बर्बाद करें, आप हमें टाइम दे दें। तो आजकल हम लोग ज़ूम की मीटिंग करते हैं और ज़ूम की मीटिंग में फिर हम तमाम सवालात वही जो क्वेश्चनेयर में होते हैं, वही तमाम सवालात, राइट? पूछकर फिर तयन करते हैं कि इनका किस कैटेगरी में और किस तरह से कौन-सा नॉक इनका लिया जाएगा। अगर अकाउंटेंट हैं, तो उनका नॉक डिफरेंट होगा, ज़ाहिर है। अगर साइकियाट्रिस्ट हैं या टीचर हैं वगैरह-वगैरह, उनके काम के तजर्बे और काम के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उनका फिर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं अपने पोर्टल पे, जो रिप्रेजेंटेटिव का पोर्टल होता है, ठीक है? तो जब ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो
जो बातें हम लोग उनसे पूछते हैं, सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आपकी उम्र, अब ये भी मैं बता दूं कि 18 से 36 साल की उम्र तक जो मैक्सिमम पॉइंट जो मिलते हैं वो 20 से 29 तक मैक्सिमम पॉइंट्स एज के होते हैं, ठीक है। तो और 47 के बाद यानी 47 साल के बाद एज के जो पॉइंट्स हैं, उम्र के पॉइंट्स हैं, वो ज़ीरो हो जाते हैं। और तालीम के बारे में फिर हम पूछते हैं कि आपकी तालीम कितनी है, और उसके हिसाब से ज़ाहिर है पॉइंट्स मिलते हैं। जितनी ज़्यादा तालीम होगी डेफिनेटली उसके तालीम के पॉइंट ज़्यादा होंगे। और गुज़िश्ता 10 सालों में काम का तजर्बा, और कहाँ पे काम किया, क्या जहाँ पे आपने काम किया वहाँ से आपको रेफरेंस लेटर्स मिल जाएंगे या नहीं, नहीं मिलेंगे तो भी एक उसके उसके लिए भी हम फिर मदद करते हैं, किस तरीके से आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, हम उनकी मदद करते हैं। लेकिन जाहिर है जहाँ पे आपने काम किया है वही आपको लेटर देंगे, जो कि रेफरेंस लेटर के तौर पर इसमें जाएगा, जो कि बहुत अहम है, ठीक है। फिर इंग्लिश या फ्रेंच में काबिलियत, मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स हैं कुछ उसमें फ्रेंच भी सीख रहे हैं आजकल, क्योंकि फ्रेंच की वजह से जो पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं 50, तो वो भी एक इंसेंटिव हुआ है, कुछ लोग फ्रेंच सीख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो अंग्रेज़ी का ही टेस्ट देते हैं, चाहे वो आइल्स हो चाहे वो सेल्फ पिप हो, ये दो जो है माने हुए प्रोग्राम है। तो ज़्यादातर लोग आइल्स देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी होता है कि आपको अगर आपने ऑलरेडी टेस्ट दिया हुआ है, वेल एंड गुड, तो उसका स्कोर 2 साल तक चलता है, तो वो आप हमें भेज सकते हैं और हम देखकर बता सकते हैं। और उसमें CLB 7 होना ज़रूरी है इसका, ठीक है। उससे नीचे में ज़ाहिर प्रोफाइल आपका क्रिएट ही नहीं होगा और आप एलिजिबल होंगे ही नहीं इस एक्सप्रेस एंट्री के प्रोफाइल क्रिएशन के लिए, ठीक है। फिर उसमें अगर मैरिड हैं तो आपके जो भी आपका स्पाउस है या आपकी वाइफ है या आपके शौहर है, उनकी जो इंग्लिश और इंग्लिश के बारे में या उनकी तालीम के बारे में जो हमें मालूमात होगी, उससे भी उनके पॉइंट्स बढ़ेंगे। और उसके अलावा एक और बात ये कि अगर आपके कनाडा में कोई रिश्तेदार जैसे बहन भाई, चचा खाला मामू, दादा दादी, नाना नानी, जो क्लोज रिलेटिव जिनको कहते हैं ब्लड रिलेटिव्स, वो अगर हैं तो उनकी वजह से भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जॉब ऑफर। जॉब ऑफर के सिलसिले में काफ़ी गलतफहमियां पाई जाती हैं, और अक्सर लोग जो मुझे कॉल करते हैं वो समझते हैं कि जॉब ऑफर का मतलब है किसी भी कंपनी से आपने लेटर ले लिया और वो उसकी वजह से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जॉब ऑफर का मतलब है सर्विस कनाडा के ज़रिए LMIA अप्रूव जॉब ऑफर फॉरेन नेशनल के लिए, और ये एक पेचीदा और कीमती मैं कहूँगी काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। आप उसमें क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर है उसको ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो यहाँ पे इस वक्त कनाडा में वो जॉब को फिल नहीं कर सकता या शॉर्टेज है, तो इस वजह से वो जॉब ऑफर कर रहा है फॉरेन नेशनल को, जिसके लिए वो रिक्रूटमेंट एफर्ट करनी होती है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टीजमेंट दाखिल करनी होती है, और फिर एप्लीकेशन जाती है सर्विस कनाडा या ESDC को, और वो देख तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो अप्रूव करते हैं या मना करते हैं। तो अगर वो मिल जाता है तो उससे उन लोगों को जिनके उम्र की वजह से पॉइंट्स कम हो रहे होते हैं या और दूसरी वजह से, तो इसको ओवरकम कर लेता है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको जेन्युइन जॉब ऑफर चाहिए, जेन्युइन एम्प्लॉयर चाहिए। और ये प्रोग्राम ऐसा है कि एम्प्लॉई नहीं है, ये एम्प्लॉयर ड्रिवन है, यानी कि जो एम्प्लॉयर आपको राब्ता करेगा कि हमको ज़रूरत है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉई भी कभी एम्प्लॉयर से पूछते हैं भी आपके पास जगह है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो एप्लीकेशन जो जाती है LMIA की, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसका मतलब यह है कि कनाडा में इस जॉब को लेने के लिए कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जॉब ऑफर जो है एक गैर मुल्की शख्स या फॉरेन नेशनल को दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लिए। और IRCC या इमिग्रेशन जैसा भी उनका कोटा होता है उसके हिसाब से वक्तन फ़वक्तन वो लोग ड्रॉ करते रहते हैं। और अभी लास्ट ड्रॉ जो हुई थी वो हुई थी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाले लोगों की। कभी फेडरल स्किल वर्कर आउटसाइडर्स जो है उनके लिए होती है, कभी इनसाइडर्स के लिए होती है। तो अभी ड्रॉ का
ये सिलसिला चलता रहता है वक्तन फ़वक्तन, जैसा इनका कोटा होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि पूल में अगर आप के तमाम चीज़ें आपकी सही सही हैं और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से आपका तमाम क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो आपका प्रोफाइल क्रिएट होता है और पूल में सब जाते हैं। तमाम एप्लीकेशंस एक पूल में जा रही हैं, एक्सप्रेस एंट्री के पूल में। तो ये समझ लें कि एक्सप्रेस एंट्री एक बड़ा सा पूल है जिसमें दुनिया भर से हज़ारों लोग अपना एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट दाखिल करते हैं और उस पूल में फिर ड्रॉ होती है और जो हाईएस्ट स्कोर उस वक्त होता है उसके हिसाब से वो लोगों को चुना जाता है या एप्लीकेंट्स को चुना जाता है। जिनको चुन लिया जाता है उनको फिर ITA या इनविटेशन टू अप्लाई भेजा जाता है, ठीक है। और वो जब वो उनके पास किसी के पास ये इनविटेशन टू अप्लाई आता है तो उनके पास आजकल 90 डेज हैं कि आप 90 डेज के अंदर अंदर तमाम डॉक्यूमेंटेशन जमा कराएं, क्योंकि शुरू में तो सिर्फ आपको एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट जो WES से या ICAS से आपको असेस करा के उसमें लगाना होता है और स्कोर, लैंग्वेज का स्कोर, दो चीज़ें अहम हैं आपका प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और जो फिर एक और बात मैं आपको ये बताऊं कि जो चीज़ें आपने प्रोफाइल क्रिएट करने के वक्त हमें बताई हैं, अगर उनमें गलती होगी तो 5 या मतलब ये झूठ या गलत बयानी होगी तो 5 साल का बार लग सकता है। तो मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें किसी को भी या खुद भी अगर अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि तमाम के तमाम सच्चाई पर मबनी हो, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर चलें, ड्रॉ हुई और फिर एक्सप्रेस एंट्री में ITA आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको ये करना होगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि हमारे पास जब भी लोग आते हैं हम उनको असेसमेंट के बाद, प्रोफाइल क्रिएट करने के फ़ौरन बाद उनको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दे देते हैं कि देखिए ये चीज़ें आपसे आगे मांगेंगे, आप इनको तैयार करके कॉपीज़ हमें भेज दें। और अगर इस ड्रॉ में नहीं तो नेक्स्ट ड्रॉ में आपका आ गया तो आपके पास ज़ाहिर है लिमिटेड डेज होते हैं, तो बेहतर है कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पहले से मौजूद हो। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, पासपोर्ट की कॉपीज़ हैं आपकी, आपकी फैमिली की, ठीक है, वो अहम है, वो चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, और तालीम के डॉक्यूमेंट्स हैं, या जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो भी काम का तजर्बा, रेफरेंस लेटर, जॉब लेटर वगैरह, क्योंकि मिनिमम 1 साल काम करना ज़रूरी है गुज़िश्ता 10 सालों में, तो ये अहम है। और फिर आपका एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट तो ज़ाहिर है वो चाहिए होता है, उसके बगैर तो प्रोफाइल क्रिएट ही नहीं हो सकता। फिर आपकी जो भी रेफरेंस लेटर है इस सिलसिले में बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि उसमें आपने जो भी काम किया हुआ होगा उसकी एक तफसीली उसमें एक डिस्क्रिप्शन होगी कि आपकी ज़िम्मेदारियां क्या थी और आपके काम के फंक्शन क्या थे, और आपने हफ्ते में कितने दिन आपने काम किया और कब से कब तक वो काम किया, और सुपरवाइज़र कौन था जो साइन करेगा, तारीख लिखी होनी चाहिए, लेटर हेड पे होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम जो भी जिस बिज़नेस के लिए भी आपने काम किया उनका बिज़नेस कार्ड, या जो साइनर है सुपरवाइज़र या मैनेजर जिससे भी आपको जिसको आप रिपोर्ट करते थे, तो उसका हम कार्ड भी अक्सर लगा देते हैं, ठीक है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी थोड़े बहुत अगर वेबसाइट वगैरह की वो भी लगा देते हैं ऑथेंटिसिटी के लिए कि भाई ये एक वाकई कंपनी अच्छी कंपनी है और इसके इस तमाम के तमाम सबूत मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें कंपनी की लेटर क्योंकि बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए मैं इसमें काफ़ी तफसील से जा रही हूँ कि इसमें लेटर हेड ज़रूरी है, और उसमें तमाम इंफॉर्मेशन जैसे कि फ़ोन नंबर है, मुकम्मल पता है, ईमेल एड्रेस है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। कभी कभार ऐसा होता है, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं कि जिस कंपनी में काम करते थे वो आज से 5 साल पहले वो बंद हो गई, तो अब क्या करें। तो फिर भी उसके लिए भी कुछ ना कुछ डेक्लेरेशन, एफिडेविट्स वगैरह हम लगाते हैं कि जिससे ये साबित होता है कि वाकई इस शख्स ने इस कंपनी में काम किया था। और अगर उनके जो सपोर्ट लेटर्स उनके साथियों के
जिनके साथ उन्होंने काम किया था, अगर वो भी एफिडेविट बना दें, तो ये सब चीज़ें बात की बात है। लेकिन असल बात ये है कि जो रेफरेंस लेटर है उसकी बहुत अहमियत है। और उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको जो पे किस तरह से मिलती थी, पेरोल का अगर रिकॉर्ड वगैरह है तो वो, एनुअल टैक्स डिक्लेरेशन वगैरह, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें भी अगर आपके पास रेफरेंस लेटर सही मिलने में दिक्कत पेश आ रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी बयान की हैं, वो इस सिलसिले में काफ़ी हद तक इमिग्रेशन ऑफिसर को मुतमईन कर सकते हैं कि वाकई ये एक जेन्युइन जॉब थी। ठीक है? और लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट का मैंने बता दिया कि वो तो 7 लग कर ही जाता है। और इसमें जो भी स्पाउस है, उनके भी पॉइंट्स मिलते हैं लैंग्वेज के स्कोर के। ठीक है? और जो बहन भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनके या तो पीआर कार्ड यानी तो कनेडियन पासपोर्ट है, वो लग के जाता सबूत के तौर पर। और फिर प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। एक और चीज़ उसमें यह है कि आपके ख़ानदान के हिसाब से आपको कितने फंड्स दरकार है कनाडा में सेटल होने के लिए। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है प्रूफ ऑफ फंड्स की। लेकिन अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है और तो आपको फिर चाहिए कि आप प्रूफ ऑफ फंड्स को आप बताएं। वो कैसे बताएंगे आप? चेकिंग और सेविंग अकाउंट जो है उनके स्टेटमेंट्स के ज़रिए, अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं आपके, उनके ज़रिए, सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। ठीक है? तो ये अहम है। और बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली के हिसाब से आपके पास सेटलमेंट फंड्स मौजूद हों। फिर पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए। जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क में 18 साल के बाद आप, या अगर आपके ओवर 18 बच्चे हैं वो रहे हों, तो वो 6 महीने से ज़्यादा, तो उनको फिर उस जगह का पुलिस सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें फिर, और फ़ोटोज़ भी चाहिए होते हैं जो कि स्पेसिफ़िकेशन के हिसाब से 50x70 जो इनके ख़ास स्पेसिफ़िकेशन है, तो डिजिटल फ़ोटो चाहिए होते हैं। और 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए। तो और ये तमाम चीज़ें जब ही फ़राहम करनी होंगी जब आपको आईटीए आ जाए, यानी कि इन्विटेशन टू एप्लीकेशन। मैं समझती हूँ काफ़ी तफ़सील से मैंने आपको इस बारे में बताया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस सिलसिले में अगर आप या तो क्वेश्चनेयर हासिल करना चाहें, तो info@canimsolutions पर हमें ज़रूर, canimsolutions.ca पर एक ईमेल भेजिए, या नहीं तो आप फ़ोन कर सकते हैं और 905-513-0012 पर, और आप मुझको कॉल कर भी आप क्वेश्चनेयर हासिल कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं canimsolutions.ca, CANIMM solutions.ca। और उस पर मेरा तमाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और मेरी ईमेल एड्रेस भी है info@canimsolutions.ca। आप मुझको ईमेल भेजिएगा, मैं आपको क्वेश्चनर भेज सकती हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि हम आपके जो भी बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, तो हम आपको साथ लेकर उनको ज़ूम पर, और हम लोग एक ज़ूम मीटिंग कर सकते हैं, ताकि उनका असेसमेंट हो सके। और अगर असेसमेंट में ही पता चल जाए कि नहीं, ये केस नहीं हो सकता, तो हम उसी वक्त आपको बता देते हैं कि देखिए, या तो आप अपनी एजुकेशन बढ़ाइए, या जो आपके इंग्लिश का स्कोर है उसको बेहतर करके फिर आइए, बजाय इसके कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उनका प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। लेकिन हमारा एक मयार है, हम चाहते हैं कि जब तक कि उस मयार तक आप ना पहुँचे, तो कोई फ़ायदा नहीं है खोलने का, प्रोफाइल क्रिएट करने का, या हम फ़ीस ले लें आपसे। तो हमारा मशवरा यही होता है हमारी फ़र्म का, कि आप प्रॉपर तरीके से, जो इंग्लिश का स्कोर इनको चाहिए CLB 7 अगर उससे ऊपर आता है, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट। लेकिन उससे पहले कोशिश यही होती है कि आपका जो स्कोर हो वो ऐसा हो कि इंशाल्लाह ताला अगला जो भी ड्रॉ हो उसमें आपका नाम आए, या आपके जो रिश्तेदार हैं। ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आज का प्रोग्राम आपने सुना। और इस सिलसिले में अगर आपको कोई मुझसे राब्ता करना है, या कोई आपको रिमार्क्स या कमेंट्स देना है, प्लीज़ ज़रूर मुझे कॉल कीजिएगा। आपकी कॉल्स की मुंतज़िर रहूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।